हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज हम लेक्चर नंबर यहाँ पर जो भी 3 और 5 दिखाई दे रहा है उसका +1 है लेक्चर, याद रख लेना, क्योंकि आपका सेकंड लेक्चर 2 बार हुआ था। तो नोट्स में भी मैं उसको +1 ही दिखा रहा हूँ, हालांकि वहाँ पर लेक्चर आएगा वो 5th आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका 6th लेक्चर होगा वो। तो एंथैल्पी क्या होती है भाई, ये हमने कल कर लिया था, किया था क्या, यस सर। है ना। तो यस सर। देखिए, तो यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल यू प्लस पी डेल्टा वी, यही एंथैल्पी होती है। ये एक्चुअल में डेल्टा क्यू होता है, जो प्रेशर कांस्टेंट के ऊपर हीट दी जाती है। वो दो काम करती है, वो टेम्परेचर बढ़ाती है, मतलब इंटरनल एनर्जी में चेंज करती है, प्लस वो वर्क डन करती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको डेल्टा क्यू पी को हम बोल देते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी। क्लियर है बेटा। तो ये चीज होती है एंथैल्पी। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया था उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये उन्होंने और कुछ नहीं करके। तो पी डेल्टा वी को हम, पीवी को एनआरटी होता है आइडियल गैस के लिए, तो हम लिख सकते हैं एनआरटी, एनआर डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा को मैंने बाहर लगा दिया। अब अगर टी कांस्टेंट हो, ठीक है, तो डेल्टा ये तो नहीं होगा, तो डेल्टा फिर क्या होगा, वो एन नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल। यस, क्लियर है। यस सर। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल, ये डेल्टा एन, नीचे मैंने जी लगा रखा है, याद रख लेना जी। अब इस जी का मतलब है गैस, ठीक है। तो देखिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ गैस माइनस रिएक्टेंट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैस। अगर लिक्विड या सॉलिड है तो गलती से भी उसके साथ ऐसा आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं, ओनली फॉर गैसेस रिएक्टेंट एंड गैसेस प्रोडक्ट। अगर रिएक्टेंट गैस में है, प्रोडक्ट सारे सॉलिड है, कुछ नहीं आएगा। अगर प्रोडक्ट गैस में है, रिएक्टेंट सारे सॉलिड है, कुछ नहीं आएगा, याद रख लेना। दोनों में अगर कोई एक भी गैस है, दोनों तरफ एक एक गैस है, या एक तरफ दो गैस है, दूसरी तरफ एक ही गैस है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। यस, क्लियर है ये बात। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए P फॉर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ गैस, G फॉर गैस, R फॉर रिएक्टेंट, N फॉर नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसियस स्टेट, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैसियस स्टेट, दैट इज डेल्टा G, डेल्टा N, सॉरी। तो ये डेल्टा N है, तो हम लिख सकते हैं एंथैल्पी इक्वल क्या होती है, U प्लस NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं। ये भी याद रखिए, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा तो ये वाला फॉर्मूला, अगर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो ये वाला फॉर्मूला। क्लियर है भाई, ये दोनों फॉर्मूले यस समझ सर। में आ गए होंगे, ठीक है। सर बस इसका एक एग्जांपल दे दीजिए। एग्जाम्पल आगे करेंगे बेटा, शायद आगे आएगा, ठीक है। ओके सर। इसका पक्का आएगा आगे, बिल्कुल, ठीक है। ये रहा, नहीं ये एग्जाम्पल नहीं है, ये फिर से वो फॉर्मुलेट कर रहे हैं। तो देखो डेल्टा एच इक्वल क्यू डेल्टा क्यू पी होता है, ये हम कर चुके हैं। तो इसने लिखा डेल्टा क्यू पी जो है यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, ये भी हम कर चुके हैं। तो यू ये क्या आ जाएगा, यू डेल्टा यू क्या होगा, u2 माइनस u1, और डेल्टा वी क्या होगा, v2 माइनस v1, ठीक है। तो U2, अब देखिए इन्होंने क्या डिराइव किया है यहाँ पे, इसको एंथैल्पी यानी डेल्टा, इसको डेल्टा पी क्यू को और क्यू पी को एंथैल्पी के बराबर रख दिया है, इसी को प्रूव किया है उल्टा सीधा करके। तो U2 माइनस U1, V2 माइनस V1, तो U2 के साथ में इसने क्या किया, ये इन दोनों की जो मल्टीप्लाई थी PV2, इसको इसके साथ रख दिया प्लस में, प्रेशर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बनेगा ये PV2 माइनस PV1, यही बनेगा। अब PV2 को रख दिया U2 के साथ, और U1 के साथ ये भी माइनस था, ये भी माइनस है, दोनों का माइनस कॉमन निकाल लिया, तो U1 प्लस PV। यस, ये समझ में आ गया स्टेप कैसे किया। यस सर। आगे सर देखते हैं हम। मैं हाँ सर ज्वाइन नहीं हो रहा था, सर बता सर क्या बताया आपने। कुछ भी नहीं बेटा, वही पीछे वाले फॉर्मूले घिस रहे हैं, सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो ये देखिए, इसको मैं बता देता हूँ फिर से। यू इक्वल डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी है, ये हमने किया था। पी पीवी की जगह पर हम एनआरटी लिख सकते हैं, एनआर में डेल्टा एन अगर कर दो, एक तो डेल्टा टी कर सकते हो, आर तो चेंज होगा नहीं, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा एनआर डेल्टा टी, ठीक है, पीवी की जगह पर, ठीक है, वही एंथैल्पी और फॉर्मूला। और दूसरा क्या है, डेल्टा एन लगेगा अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हो। डेल्टा एन मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट में जो चेंज आ रहा, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ऑफ गैस, इनके नंबर ऑफ मोल आपस में घट जाते हैं, और वो गैस के ही घटेंगे। अगर दोनों तरफ सॉलिड है तो कुछ नहीं घटने वाला, दोनों तरफ कम से कम एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट तो कम से कम गैस होना चाहिए। यही फॉर्मूला आया अभी तक, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे हमने तो इसी सर को, मतलब गैस सेम होनी चाहिए ना, तो ना दोनों ना ना गैसेस ना सेम होगी ना। गैस होनी, ना 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 गैस होनी चाहिए बस,
गैस तो से मतलब हमें फिर सेम मतलब एम पहले से वाले नहीं, में कितना माइनस करना कोई भी गैस हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ मोल सभी गैस में जितने भी रिएक्टेंट हैं, चाहे 2 गैस हो, 4 हो, 4000 हो, सभी के नंबर ऑफ मोल काउंट कीजिए, और उसके बाद प्रोडक्ट में जितनी गैसेस बन रही हैं सभी के नंबर ऑफ मोल काउंट कीजिए, दोनों को आपस में माइनस कीजिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, आंसर आ जाएगा। अगर प्रोडक्ट में या रिएक्टेंट में कोई सॉलिड है उसको नहीं लेना, उसको लेना ही नहीं है। यस, क्लियर है? सर हाँ बेटा। यस सर। सर इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि H2 plus N2 equal to NH3। हाँ बिल्कुल, ये तो तीनों गैस है, ये तो तीनों गैस है बेटा, तीनों के तीनों गैस है। मैं आगे एग्जांपल दूंगा, ये क्वेश्चन आएगा, नो वरी, ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर भी अब उसके बाद इसने क्या किया, क्यूपी को डेल्टा यू में कन्वर्ट किया, यू पी डेल्टा वी, वही है ये सेम टू सेम इक्वेशन। अब यहाँ पर ये U2 को U2 डेल्टा यू को U2 माइनस U1 कर रहा है, डेल्टा वी को V2 माइनस V1 कर रहा है, इसको सॉल्व किया, थोड़ा रीअरेंज किया, तो ये दोनों टर्म्स आ गई। फर्दर क्या कर रहा है, ये कह रहा है ये जो है वो H2 होता है और ये जो है वो H1 होता है। जब तुमने मान ही लिया कि H1 और H2 है, तो डेल्टा यू को सीधा सीधा डेल्टा एच क्यों नहीं लिख रहे भाई, है ना? पर फालतू में इसको डेल्टा क्यूपी को डेल्टा एच के बराबर दिखाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। धक्के काम की डेरिवेशन है, जगलिंग है, कुछ भी नहीं है, करना चाहो कर लो, नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया प्रीवियसली वैसा ही आप कर सकते हो, ये वही चीज है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हीट देते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर जो हीट होती है उसी को डेल्टा एच बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। एंथैल्पी समझ में आ गई यस होगी सर। सबको, है ना? ठीक है, हीट चेंज इन ऑल केमिकल रिएक्शन स्टडीड एज एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। हीट चेंज को डेल्टा एच आर बोलते हैं, डेल्टा आर एच, ये सिंबल है, याद रहेगा। एंथैल्पी चेंज, अब ऐसा क्यों कहते हैं, हीट चेंज को एंथैल्पी चेंज क्यों कहते हैं, बताएगा कोई? हीट को हीट क्यों नहीं कहते, एंथैल्पी क्यों कहते हैं भाई, बताओ यस सर, क्या आप सर लोग। फिर से बोलो। यहाँ बोल रहा है किसी भी रिएक्शन में अगर हीट चेंज होती है तो उसको एंथैल्पी चेंज कहते हैं, क्यों, ऐसा क्यों, सर उसे हीट हीट चेंज क्यों होगी नहीं तो कहते, सर वर्क डन होगा। क्यों होगा वर्क डन, हीट तो हीट होती है। अरे एंथैल्पी चेंज इसलिए कहते हैं क्योंकि सारी रिएक्शनें एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होती हैं, प्रेशर हमेशा फिक्स होता है, तो हीट अगर फिक्स प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर दी जाए तो उसको एंथैल्पी कहते हैं, और सारी रिएक्शनें यस कांस्टेंट सर। प्रेशर पर होती हैं, इसलिए इसको एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आया? हाँ भाई, कल यस सर। करवाया था वो साफ कर रहे हो आप लोग, जो कल करवाया था रिवाइज करो उसे, याद रख लेना, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। मैं फिर से बता देता हूँ, अगर कल वाला लेक्चर आप लोगों ने नहीं किया है एंथैल्पी वाला, तो आगे वो समझ में नहीं आएगा। थर्ड लेक्चर और फोर्थ में तो हमने एंथैल्पी की है, समझ लो, और ये फिफ्थ लेक्चर चल रहा है, अकॉर्डिंग टू यू ये सिक्स चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन जो भी है उसको ध्यान से जरूर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वो फॉर्मूले याद नहीं कर रहे, आगे ये फिर से कॉम्प्लिकेट होकर सब साफ हो जाएंगे, फॉर्मूले सब साफ। तो देखो भी एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी तो ऑफ बहुत सारे रिएक्शन। फॉर्मूले हैं, याद रखना हाँ बहुत बिल्कुल मुश्किल है, है। मैंने कहा एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, लिख लिख के देखोगे अपने आप याद हो जाएंगे। याद रखने नहीं पड़ते हैं फॉर्मूले, प्रैक्टिस करके याद करने होते हैं। ये आप समझोगे कब, प्रैक्टिस करके याद करने, बेटा प्रैक्टिस कीजिए। डेल्टा एच आर, यस सर, एंथैल्पी ऑफ करेंगे सर, प्रोडक्ट, करेंगे। यस, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्शन की एंथैल्पी क्या होती है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी और रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस कर दो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्शन की एंथैल्पी आ गई। इफ द चेंज इन द स्टेट टेक प्लेस द कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, Q डोनेटेड एज QV, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो Q को QV बोलते हैं और QV U के बराबर होता है। यस, क्लियर है सबको, QV U के बराबर है। यस। यस सर। हाँ याद रखिएगा उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन H एंड U, H और U में रिलेशन बताओ। बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन द गैसेस आर इन्वॉल्व। H और U सिर्फ तभी सिग्निफिकेंट होते हैं जब गैस इन्वॉल्व होती है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट पर, क्या लगता है आपको, लिक्विड्स का प्रेशर हमेशा कांस्टेंट ही तो रहता है, लिक्विड कोई ज्यादा प्रेशर डाल सकता है, लिक्विड का प्रेशर कांस्टेंट ही रहता है। गैसेस का प्रेशर होता है, सॉलिड का क्या प्रेशर होता है, सॉलिड क्या गैस के वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर वो लगाएगा, बताइए भाई, प्रेशर नहीं लगाएगा ना। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए ये दोनों बराबर ही होते हैं, गैस के लिए ही फर्क होता है इन दोनों में। क्या फर्क होता है वो बात करते हैं। डेल्टा एच इक्वल यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, मैंने बोला था कि डेल्टा आप बाहर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा एच इक्वल यू प्लस पी
डेल्टा वी की जगह पर एनआरटी भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं, और एनजीआरटी भर सकते हैं। ये वही फॉर्मूला फिर से डिराइव कर दिया इन्होंने। समझ में आ गया? यस सर। बार बार एक ही स्लाइड दिखा रहे हैं क्या? आगे देखिए, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं? तो ये वाला समझ लो कि सेशन आपके लिए बड़ा आसान है। एंडोथर्मिक इनसाइड हीट, थर्मिक मतलब हीट, थर्माइट का मतलब हीट होता है, आउटसाइड हीट, एक्सो का मतलब बाहर। यहीं से समझ लो, जिस रिएक्शन में हीट बाहर निकल रही है मतलब किसे मिल रही है भाई? बाहर निकलेगी हीट तो किसे मिलेगी? हमें मिलेगी, यस और नॉट? यस सर। यस सर। हमें मिलेगी तो नेगेटिव, हम सराउंडिंग है, मैंने बताया था हमें मिलेगी तो नेगेटिव। क्लियर है? यस सर। यस सर। है ना? और एंडोथर्मिक क्या होती है? इनसाइड, अंदर जा रही है। किसके अंदर? सिस्टम के अंदर। हम देंगे तभी तो अंदर जाएगी, हम सराउंडिंग है, सराउंडिंग अगर दे रही है हीट सिस्टम को, इसका मतलब पॉजिटिव, हमने डोनेट किया पॉजिटिव, हमें मिल रहा है नेगेटिव। यस, क्लियर है? दोनों समझ में आ गया? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? यस। तो देखिए, इन जनरल एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय प्रोडक्ट प्लस हीट। तो एक्सोथर्मिक में आप सिंपल कह सकते हैं, बाहर निकल रही है तो प्रोडक्ट बनेगा प्लस हीट भी बाहर निकल जाएगी, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि हीट उसमें से कुछ बाहर निकली तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। और एंडोथर्मिक की बजाय एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो तो एग्जांपल दे रखा है एंडोथर्मिक का, सॉरी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, डेल्टा आर रिएक्शन की एंथैल्पी है, एच के बाद में एफ लगा हुआ, फॉर्मेशन है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बन और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। 385.2 किलोजूल पर मोल, किलोजूल पर मोल दी होती है, याद रख लेना, यहाँ लिखा नहीं इन्होंने। ये एक्सोथर्मिक है। क्लियर है? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब देखिए, एक मीथेन का कंबशन बता रखा है इन्होंने यहाँ पे। तो मीथेन का कंबशन, कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी चीज को जलाना। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। ऑक्सीजन पक्का होगा, अगर उसने कंबशन वर्ड लिख दिया इसका मतलब ऑक्सीजन की पक्का बात कर रहा है, ये मत भूल जाना। तो ऑक्सीजन यहाँ पर पक्का होगा, तो CH4 मीथेन होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकलता है, ये भी कंबशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी कंबशन ऑफ मीथेन है। क्लियर है भाई? यस सर। अगर हम किसी चीज को बर्न करें तो फिर वो एंडोथर्मिक होगा या फिर एक्सोथर्मिक? डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल बेटा, मटेरियल पे डिपेंड करेगा। लोहे को आग लगाओगे, लोहे में तो आग लगती नहीं है, वो हमें तो एनर्जी देगा नहीं, हम ही दे दे के मर जाएंगे, लेकिन वो नहीं देगा हमें वापस। लकड़ी को जलाओगे, लकड़ी को आग लगने के बाद लकड़ी हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देगी, उसकी आपको सिर्फ शुरुआत करना है। समझ रहे हो? यस सर। सर बिकॉज एक सर हमने 10th में जैसे पढ़ा था कि C+O2 जो CO2 रिजल्ट में आता है तो फिर वो एक्सोथर्मिक था एंड हमने उसे हीट प्रोवाइड की थी बट स्टिल वो एक्सोथर्मिक था। हमने प्रोवाइड की, हमने सिर्फ स्टार्ट किया बेटा, प्रोवाइड थोड़ा की। पता है एक्सोथर्मिक कैसे निकालते हैं अपन? हम लोग एक्सोथर्मिक उसको देखते हैं कि मान लो मैंने उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मैंने लाइटर जलाया, लाइटर जला के आग लगा दी, जैसे आप लोग गैस में आग लगाते हो, LPG में, है ना, सिलेंडर में, तो बर्नर जल जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपने लाइटर से आग दी तभी वो जला? अपने लाइटर से तो एक बार क्लिक किया था बस, उसके बाद में तो बहुत देर से जल रहा है। तो जितनी हमने एनर्जी दी उसके मुकाबले अगर वो हमें थोड़ी सी एनर्जी भी ज्यादा दे देता है तो हम उसको बोलते हैं कि भी इसने हमें एनर्जी दी है, हमने नहीं दी, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक है। समझ में आ गया? हमने जितनी एनर्जी दी और वापस सिस्टम ने हमें जितनी एनर्जी दी, उन दोनों बातों पे डिपेंड करता है वो एक्सोथर्मिक है क्या एंडोथर्मिक है। अगर हमने जो एनर्जी वेस्ट की उसके ऊपर, उसके बाद उसने जो हमें दी वो एनर्जी अगर कम है और हमने उसे ज्यादा दी थी तो डेफिनेट सी बात है वो एंडोथर्मिक है। यस। सर ये पता कैसे चलता है कि एंडोथर्मिक होगी या फिर एक्सोथर्मिक होगी? रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते बेटा, वो तो रिएक्शन करके ही पता लगेगा, किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन देखकर नहीं बता सकते। जनरली बता देता हूँ, कुछ जनरल चीजें हैं जो जनरल ट्रेंड में आप याद रख पाएंगे, जैसे कार्बन जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा एक्सोथर्मिक ही होगी। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कार्बन की लंबी चेन्स होती हैं, वो भी जब भी कार्बन के साथ रिएक्शन, जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे वो भी एक्सोथर्मिक होगी, उन सब में आग लग जाती है। कार्बन से जितनी बनी मिलकर बनी हुई चीजें होती हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक, ज्यादातर ऑर्गेनिक चीजों में आग लग जाती है, ज्यादातर मतलब जो सिंपल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने। इसके अलावा कुछ और तिकड़मबाजी तो उनमें शायद आग ना भी लगे, है ना, बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं। इस तरह की चीजें। फिर आपको लकड़ी पता है एक्सोथर्मिक है, लकड़ी, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये सब एक्सोथर्मिक है। कागज, कागज भी लकड़ी से बनता है ना। और उसके अलावा प्लास्टिक, प्लास्टिक में आग लग जाती है, आपको पता है प्लास्टिक भी एक्सोथर्मिक है, पॉलीथीन भी एक्सोथर्मिक है। ये चीजें तो बहुत सारी हैं जो आपको पता है, मतलब आपने याद कर रखी है, इनका कोई लॉजिक थोड़ा है, बिहाइंड द सीन कुछ नहीं है, लॉजिक वॉजिक नहीं है, बस याद कर रखी है।
समझ में आ गया? यस। तो रिएक्शन जब करते हैं तभी हमें समझ में आता है, ऐसा तो कोई रूल नहीं है कि बिना रिएक्शन करे हमें मतलब पता लग जाए। तो आगे देखिए भाई, तो ये CH4 का हो गया, सिंपल। एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन NO बनाते हैं। अब NO सीधा नहीं बनता, ये हमें एनर्जी नहीं देता, तो क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इसके अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्लस 90 किलो जूल पर मोल। दिख रहा है भाई? यस सर। यस सर। का मतलब इस ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं ओके बेटा। सर। सर इससे सर एक कूलिंग चीज बोलनी इफेक्ट थी। मिलता है मतलब सर, मतलब एनवायरनमेंट कूल होता है इससे जो सराउंडिंग होती है सर, रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कर रहे हैं तो एनवायरनमेंट कूल हो जाएगा, बट हो सकता है ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे होती ही ना हो। समझ रहे हो? तब एनवायरनमेंट कूल कैसे हो सकता है? सब तो हमें एनर्जी सर लेकर उसको सप्लाई करनी पड़ेगी। सर रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा तो लेस या फिर हाई टेम्परेचर पे होगा। हाई पर हो तो सपोज ऐसा देखते हैं, एक मिनट रुको, आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है, उसका एग्जांपल मेरे को दिमाग में लगाने दो थोड़ा, मैं देखता हूँ उसका एग्जांपल क्या बनेगा। चलो एक चीज़ का एग्जांपल बनाते हैं, जो आप कह रहे हो आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास पानी है, पानी के अंदर मैंने डाल दिया साल्ट, चीनी डाल देते हैं, चलो शुगर। शुगर डालते तो क्या होता है, पानी में घुल जाती है यस सर। है ना। अब ये जो शुगर है, जो घुली हुई शुगर है पानी के अंदर, ये क्या करती है, ये एंडोथर्मिक होती है। मतलब शुगर को घोलने के लिए पानी को हमें क्या करना पड़ता है, थोड़ा गर्म करना पड़ेगा, पर हम तो गर्म पानी करते ही नहीं है। तो आप लोगों ने अगर देखा हो घर पे जब भी नींबू पानी बनाते हैं, किस किस के घर पे नींबू पानी बनाते हैं भाई? या सभी लोग कोल्ड ड्रिंक पीने वाले सबके हैं? घर पे बनता हुआ। सब तो अच्छी बात है, अभी तक बन रहा है तो, वरना कोई भरोसा नहीं है, सब कोल्ड ड्रिंक पे आ गए आजकल। तो मेहमान आ जाए तो कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं, कचरा। नो सर, सबसे अच्छी तो लस्सी लगती है, ठंडी ठंडी। बेस्ट, अच्छी नहीं तो उसका यस सर। न्यूट्रिशन वैल्यू भी सबसे अच्छा होता है बेटा। ठीक है, लस्सी पीने के बाद नींद भी जबरदस्त आती है। दोपहर को खाना खाओ, जबरदस्त खाना खाओ दबा के, उसके बाद दबा के लस्सी पियो और उसके बाद दबा के सो जाओ, है ना, सबसे बढ़िया। यस सर। टेंशन खत्म होते हैं। तो खैर अच्छी बात है, आप सभी अगर नींबू पानी पी रहे हैं तो सबसे बेस्ट चीज़ है नींबू, बहुत सारे जहर हमारी बॉडी के निकाल देता है नींबू। तो देखिए होता क्या है, जब शुगर को डिसोल्व करते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा, अगर किसी ने अच्छे से इसको ऑब्जर्व किया तो मम्मी जो होती है वो पहले नॉर्मल पानी में चीनी घोलती है, उसके बाद उसमें बर्फ मिलाती है। अगर बर्फ पहले मिला दो तो चीनी घुलती नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं घुलती है चीनी? यस सर। क्योंकि चीनी को पानी में घुलने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। अब हीट चाहिए तो पानी अगर ठंडा होगा तो वो पानी से हीट लेना चाहती है, पानी से हीट मिलेगी नहीं, हीट नहीं मिलेगी तो घुलेगी नहीं, तो इसलिए ठंडे पानी में चीनी कम घुलती है और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ज्यादा घुलती है। तो यहाँ से अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एनवायरनमेंट को कूल करेगा कि नहीं। तो देखो भाई, अगर ठंडा ऑलरेडी पानी ठंडा है तो और ज्यादा ठंडा कर देगा पानी को, ऐसा हम कह सकते हैं। बट चीनी की इतनी कैपेसिटी नहीं है, एंडोथर्मिक है, वो एनर्जी चाहती है बट पानी उसे दे नहीं रहा, तो बेचारी घुलेगी नहीं। समझ गए बेटा? तो इसका मतलब कोई यस कूलिंग इफेक्ट नहीं देगी वो। क्यों? पहले से कूल हुआ पड़ा सिस्टम, उसको एनर्जी चाहिए। हाँ, अगर रूम टेम्परेचर पे पानी गर्म मतलब ठीक है पानी, और तब हम चीनी घोल रहे हैं तो पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब आप यूं कहो कि हाथ लगाओ तो ठंडा हो जाएगा, ऐसा थोड़ा होगा, इतनी तो आप चीनी नहीं डिजोल्व कर रहे। तो लिटिल बिट, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब हमें कैसे पता लगे भाई? एक्सपेरिमेंट से पता लग सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट डाल के आप लगातार उसको घुमाते रहिए, पानी को लगातार टेम्परेचर के ऊपर नजर रखिए। सेंसिटिव होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही सेंसिटिव। ठीक है, सर, थर्मोमीटर। थर्मामीटर से नहीं मेजर होगा बेटा, वो 1 डिग्री सीधा दिखाता है। थर्मामीटर में कई डिजिट तक वाला थर्मामीटर होना चाहिए, मतलब 1.00001 डिजिट तक वो दिखा सके, तब आपको सही समझ में आएगा, और अच्छे वाला थर्मामीटर चाहिए। ठीक है, तो यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस में कूलिंग इफेक्ट हो सकता है, बट वो लिटिल कूलिंग होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। यस, समझ में आ गया? सर जैसे लास्ट वाले एग्जांपल में, अगर हम आइस वाले वाटर में अगर शुगर को डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो रिएक्शन नहीं होगी हाँ, वो अगर रिएक्शन तो डिसॉल्व। सिर्फ घुलता है बेटा, दैट इज नॉट द रिएक्शन। वो तो मैंने आपको फिजिकल चेंज बताया, केमिकल चेंज नहीं, यहाँ केमिकल चेंज हो यस रहा है। सर। वो रिएक्शन यूं कह लो कि वो घुलेगा नहीं, रिएक्शन नहीं है, फिजिकल चेंज है तो वो घुलेगा नहीं। इस रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब इसको अगर मैं ठंडे पानी में डिजोल्व करता हूँ, ये रिएक्शन शुरू ही नहीं होगी ठंडे पानी में,
इसको गर्मी चाहिए, और जो गर्मी मैंने दी वो ये सारी एब्जॉर्ब कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ हीट वेस्ट हो जाती है, मतलब आप इसको हीट कर रहे हो, कुछ तो इसने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ वेस्ट कर दी तो आपको हीट मिल रही है, आपको लगेगा एनवायरनमेंट गर्म हो गया, ये तो एक्सोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक नहीं है, आपको ऐसा फील होगा। लेकिन जितनी एनर्जी आपने दी उससे कुछ एनर्जी जो है इसने एब्जॉर्ब कर ली और कुछ छोड़ दी जो वेस्टेज में चली गई, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। यस, आर यू गेटिंग मी? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से एंडोथर्मिक अब आपको पता लग जाएगा, मतलब इसको फील किया जा सकता है, ये समझाने वाली सी चीज़ नहीं बनेगी। जो आप कूलिंग इफेक्ट कर रहे हो वो बहुत माइनर होता है, इसलिए समझ से पार हो जाता है। ठीक है, मान सकते हो कूलिंग इफेक्ट देता है, बट आप इससे किसी चीज़ को ठंडा नहीं कर सकते। दैट इज नॉट फैसिबल टू नॉर्मल लाइफ, पॉसिबल नहीं है नॉर्मल लाइफ में। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है अभी ये हम कर चुके हैं। एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन क्या है? वही डेल्टा एच आर एच है ना। Enthalpy change is calculated by reactant and product. Call the heat of reaction take place. The various बकवास definition। छोड़ो, आगे देखते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वाला काम इंपॉर्टेंट है, हालांकि आसान है। हाँ बोलो बेटा। सर वर्क डन, सर कांस्टेंट वॉल्यूम का वर्क डन सर पी डेल्टा वी भी होता है या फिर डेल्टा वी भी होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया तो वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया तो डेल्टा पी वी होगा। पी कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज हो रहा है, डेफिनेटली वर्क डन होगा। ओके सर। एंड सर हीट, सर जो हीट होगी सर, हीट सर इंटरनल एनर्जी और वर्क डन सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनसीवीडीटी होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर एनसीवीडीटी बनेगा, हीट चेंज डी डी क्यू, और अगर आप कांस्टेंट प्रेशर कर देते हो तो एनसीपीडीटी बनेगा। बस देखो, डी मतलब डी क्यू, ठीक है, फिर डी डब्ल्यू, फिर क्या था, एक और डी था, बताओ क्या था? वर्क डन, हीट और इंटरनल एनर्जी। और बता सकते हो एनर्जी। ये अब एन सी, अब यहाँ पर वी लगाऊं कि पी लगाऊं? बताओ जरा, कौन बताएगा? सर वी 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 लगेगा, पी क्यों नहीं लग सकता? प्रेशर पे सर चीजें बदल जा रही है ना। क्या बदलेगा? तो वॉल्यूम पे भी तो बदलती हैं। यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम लगा रहा हूँ तो इसका मतलब देखो, वी कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट दी जाती है वो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। ये अगर आप यहाँ पर वी की जगह पी कर दोगे ना, पी, तो क्या हो जाएगा? ये एच बन जाएगा, एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी चेंज एंथैल्पी बन जाता है, क्योंकि हीट जो दोगे वो एंथैल्पी की तरह वर्क डन भी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा वो डेफिनेटली। एच में क्या होता है? एच में इंक्लूडेड होता है यू, प्लस पीवी भी इंक्लूडेड होता है। तो इसलिए एच के अंदर दोनों चीजें होती हैं, जो वो इंटरनल एनर्जी तो चेंज करेगा बट साथ में वर्क डन भी करेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर पी नहीं लिख सकते, यहाँ वी लिखोगे अगर यू लिख रहे हो तो, और अगर पी लिख रहे हो तो ये यू नहीं लिख सकते, फिर एच लिखोगे। समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। तो सर मतलब ये डी क्यू डी डब्ल्यू और डी यू आपस में बराबर है सारे? अरे ऐसा नहीं है, बराबर है, कमाल कर रहे हो बेटा। मैंने थर्ड लेक्चर बोला था ना, जब देखो क्या होता है, यू क्या होता है? यू इक्वल क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। अब हमें पता है क्यू तो इसके इक्वल है, ये तो हमें पता है। क्या है ये? हीट कैपेसिटी तो है यार। देखो क्यू बाई टी क्या था? क्यू बाई टी हीट कैपेसिटी था सी, लेकिन हमने बोला सी वी, तो क्यू वी हो गया, और नंबर ऑफ मोल तो नीचे आएंगे तो एन और टी को उधर ले जाओ, एन और टी इधर आ गया, क्या बन गया? क्यू वी इक्वल एन सी वी डी टी। यस, ये डेल्टा टी इधर चला गया, ये हीट कैपेसिटी है। समझ में यस आया? सर। हाँ सर। तो ये फॉर्मूला तो हीट कैपेसिटी का है, सीधी सी बात, यस सर। हीट कैपेसिटी का। तो ये तो है। अब अगर मान लो वर्क डन को जीरो कर दो तो हीट कैपेसिटी यू के बराबर हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला यू का भी बन गया। और अगर आप इसकी बजाय यू को जीरो कर दो तो और वर्क डन को उधर ले जाओ तो वर्क डन माइनस का हो जाएगा, और एक्सपेंशन का वर्क है तो वो फिर से प्लस का बन जाएगा, क्योंकि एक्सपेंशन का वर्क पहले से माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा, तो वो वर्क डन इसके इक्वल हो गया। अगर यू जीरो है तो ये वर्क डन के इक्वल होगी, और अगर वर्क डन जीरो है तो ये यू के इक्वल होगी। समझ में आया? क्यू तो है ही इक्वल, ये तो हमें पता ही है। समझ में आई कहानी? यस सर, अब आ गया। यस सर। तीनों थोड़ा वही कंफ्यूजन हो रही थी क्योंकि स्लैब का ये होता है ना, नोट्स में कंफ्यूजन हो तीनों रही थी। थर्ड लेक्चर दोबारा से देख लो, यूट्यूब के ऊपर भी आ चुका हो, ठीक है, और ध्यान से उसका रट्टा मार लो। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो बाद में भी पूछ सकते हो, बट उसका रट्टा आपको लगाना चाहिए। फॉर्मूले आप लोग भूल रहे हैं तो गलती आपकी है। समझ नहीं आ रहा है फॉर्मूला तो मैं समझाऊंगा, बट आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, ये सर फॉर्मूले तो रटे हुए सर, फॉर्मूले रट लेंगे। साथ में न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, यस हाँ भाई सर, आगे आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े क्या? ठीक है, यस सर। ठीक है, तो आगे देखिए जरा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, वैसे बहुत आसान है, कितनी आसान, बहुत ही आसान, बट इंपॉर्टेंट बहुत है। क्यों? इसमें छोटी छोटी सी माइनर चीजें ध्यान रखनी पड़ती है, बाकी ये चीज बहुत इजी है। तो देखो, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट की स्टैंडर्ड स्टेट बता रखी है। ग्रेफाइट, कार्बन जो है वो ग्रेफाइट में स्टैंडर्ड स्टेट मानी गई है। मतलब कार्बन तो कोयले की फॉर्म में भी होता है, कार्बन तो डायमंड में भी होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस यस सर, लेकिन होता है। ये इन लोगों ने डायमंड को स्टैंडर्ड स्टेट नहीं माना है, ग्रेफाइट को स्टैंडर्ड स्टेट कहा है। ये याद रहेगा, याद रखना है, ये बहुत काम आता है। सर इसको डिफाइन कैसे करते हैं? स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है बेटा, रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई चीज सॉलिड है, 1 मोलर कंसंट्रेशन या प्योर फॉर्म में है, उसको हम उसकी स्टैंडर्ड स्टेट मान लेते हैं। अब कोई चीज एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करती हो, जैसे कार्बन, प्रतीक बेटा अपना माइक ऑफ करो। कोई चीज जैसे कार्बन है, कार्बन एक से ज्यादा स्टेट में, एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं कार्बन की, पढ़ा होगा ना, फुल्लरीन्स में भी कार्बन होता है, Yes, sir. कोयले में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, प्योर कार्बन होता है ग्रेफाइट में, और साथ में क्या बोलते हैं उसको, जो डायमंड है वो भी कार्बन, प्योर कार्बन का बना होता है। तो हमें तीनों में से, तीनों चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना था, हमने ग्रेफाइट सेलेक्ट कर लिया, बस ये स्टैंडर्ड स्टेट बन गया। तो इसको याद रखना है, ठीक है सर ये ज्यादा कॉमन के हिसाब से करते हैं। बेटा? ये डिपेंड करता है, बनाने वाला अपने हिसाब से देख लेता है, ठीक है। इसके पीछे कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि स्टैंडर्ड इसी को मानना है, या स्टैंडर्ड मानने की कोई रूल दे रखे हैं 10-15, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ जो साइंटिस्ट डिसाइड कर देते हैं। अब साइंटिस्ट कैसे डिसाइड करते हैं? तो ग्रेफाइट बहुत कॉमन फॉर्म है, डायमंड के साथ में कंपेयर करोगे बार बार तो डायमंड का सत्यानाश करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए डायमंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। बार बार उसकी एंथैल्पी दूसरों से कंपेयर करनी पड़ेगी, तो वो हो जाएगी कहानी खराब, ठीक है। बात करें कोयले की, कोयला इम्प्योर होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, उसको पहले प्योर करना पड़ेगा, वो भी कहानी खराब। फुल्लरीन आर नॉट कॉमन, उनको भी बनाना पड़ेगा, वो भी कार्बन की प्योर फॉर्म होती है। वो देखा आपने C60, एक फुटबॉल के जैसी होती है, वो सारे कार्बन होते हैं फुटबॉल में, हाँ तब देखा, स्ट्रक्चर सर देखते इसका हैं। डायग्राम देखा है ना, बस वही, वो प्योर कार्बन होती है। अब उसको बनाना भी मुश्किल होता है, तो क्या करें? ग्रेफाइट को ले लो यार, बात खत्म। स्टैंडर्ड किसी को लेना है, जो सामने पड़ा होगा वही स्टैंडर्ड होगा ना, समझ में आ गया? सर फुलरिन डायमंड टाइप ही होता है। नहीं बेटा, डायमंड नहीं, तो प्योर ब्लैक होता है, प्योर ब्लैक फुलरिन ओके ब्लैक सर। होता है। गोल 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 मॉलिक्यूल होते हैं, गोल, बहुत सारे एटम्स होते हैं उनमें जुड़े। आपको पाउडर ही दिखेगा, उस पाउडर के अंदर गोल मॉलिक्यूल है, फुटबॉल सी होती है, ठीक है। एक कार्बन ब्लैक भी होता है जो आंखों में डलता है, काजल, पता है यस सर। है ना? वो भी प्योर नहीं होता पूरी तरह से। जैसे सरसों के तेल को जलाते हैं, देखिए कार्बन ग्लास, काजल घर पे कैसे बनाते हैं पता है? सरसों के तेल को जलाया जाता है, दिया जलाते हैं सरसों के तेल का, उस दिए के ऊपर थोड़ा सा वो जो उसकी लो जा रही है, उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, स्टील की या किसी भी तरह की, या कटोरी रख दो, है ना, तो उसके ऊपर वो अपने आप ब्लैक जम जाएगा, पूरा तेल खत्म हो जाने दो, वो ब्लैक उसके ऊपर जम जाएगा। फिर उसको इकट्ठा करो, उसको उंगली से, फिंगर से इकट्ठा कर सकते हैं सारा, ठीक है। वो पूरा दिया जल जाने दो। सरसों का तेल प्योर होना चाहिए, जो खाने वाला है, जो सिर पे लगाने वाला नहीं। सिर पे जितने भी तेल लगाए जाते हैं, जो बाजार से आते हैं, मार्केट में आते हैं, रिफाइंड होते हैं, वो मिनरल ऑयल उसमें मिक्स होता है, बहुत सारा मिनरल ऑयल। रिफाइंड भी होता है वो, तो उसकी प्योरिटी भी खत्म हो जाती है, उसके गुण भी खत्म हो जाते हैं, साथ में मिनरल ऑयल बहुत सारा मिक्स हो जाता है उसमें। मिनरल ऑयल वो मिक्स करते हैं, चीप लेवल का ऑयल होता है, इसलिए वो कोई काम के बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। रिफाइंड ऑयल में चिप कम होती है, ये ठीक है, बट मिनरल ऑयल मिक्स नहीं होना चाहिए। तो जो खाने के लिए सरसों का तेल होता है, याद रखना, फूड ग्रेड का सरसों का तेल अलग आता है, कोकोनट का फूड ग्रेड का तेल अलग आएगा। हालांकि कोकोनट वाले कहते हैं कि हमारा जो तेल है सिर पे लगाने वाला, वो प्योर है और उसको खाने में यूज किया जा सकता है, फूड ग्रेड की आइटम है वो, ऐसा बोलते हैं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस कि आप उसको खाने में यूज कर सकते हैं कि नहीं। खाने वाला कोकोनट ऑयल अलग आता है, देसी लेवल पे आता है। वो खाने का ऑयल जो है, वो अगर आप रिफाइंड करवा लो एक बार, उसमें एडिट मत करवाओ कुछ भी मिनरल ऑयल, वो सिर पर लगाते हो, वो बहुत बेनिफिशियरी होता है, ठीक है, बालों के लिए। अब मेरे बाल उड़े हुए दिखते होंगे आपको, है ना, वीडियो में भी दिखते होंगे, सारे नहीं उड़े, कुछ कुछ हैं, तो कुछ कह सकते हैं कि भाई टेंशन होती हैं, जेनेटिक होता है, ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं, लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर, बट
अगर इनकी केयर अच्छी की जाए, अगर इनकी केयर अच्छी की जाए तो इनकी लाइफ 10 से 15 साल आगे बढ़ जाती है। मतलब जो 30 की एज में उड़ रहे हैं बाल, वो 45 की एज में उड़ेंगे बाल, है ना। ये किया जा सकता है। तो केयर अगर अच्छी है, और केयर का मतलब टेंशन कम लीजिए, खाना अच्छा खाइए, ऑयलिंग अच्छी लगाइए, मालिश कीजिए, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहिए, योगा व्यायाम जो भी कर सकते हैं वो करते रहिए, ठीक है। तो उससे बाल उड़ना कम हो जाएंगे। उसके अलावा भी बहुत कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, क्या बालों को बचाया जा सकता है 100%। ज़्यादातर लोग ये मानते नहीं है कि बालों को बचाया जा सकता है। नहीं, एक दवाई आती है, ठीक है, बता देता हूँ आपको, मिनोक्सीडिल नाम है उसका, मिनोक्सीडिल। वो लगाइए, 1 ml डेली लगानी होती है। उससे आपके बाल अगर जा रहे हैं तो रुक जाएंगे और घने हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, बढ़िया हो जाएंगे। अगर किसी लड़के को आपके पेरेंट्स में कोई हो, भाई बंधु चाचा ताया जो भी, तो उसको ये बता सकते हैं मिनोक्सीडिल। डेली सुबह शाम 1-1 ml लगानी है। जब बाल आ जाए, 4 महीने का ट्रीटमेंट है, जब बाल आ जाए 100% बाल आते हैं, ये भी बता देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल गंजा हो चुका है, जो सफेद मतलब बिल्कुल चिकना हो चुका है जिसका सिर्फ, उसके नहीं। अगर उनके छोटे छोटे बाल दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे, वो बड़े हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और बिल्कुल अच्छे से हेल्दी हो जाएंगे। ये रियलिटी है। सर बट फिर से नाम बता दो मेरे को। मिनोक्सीडिल, स्पेलिंग लिख दूं? हाँ सर यस लिख दो सर। सर, बहुत बड़ा नाम लिख लेंगे। अरे लिख दे रहा हूँ धंधा तो, करेंगे इसका। मिनोक्सीडिल, सर बीतिया सर। ठीक है। फिर धंधा करके पैसे कमाएंगे सर इसे। हाँ, इसके सॉल्यूशन को ना एथेनॉल में सॉल्यूशन आता है इसका, मैथेनॉल में पता नहीं किस चीज में आता है, नहीं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में आता है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये शुरू के 15 से 20 दिन तो आपको लगेगा कि बाल गिर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कमजोर बालों को एक बार गिरा देती है और उसी जड़ को फिर से मजबूत करके वहां से नए बाल निकालती है, बढ़िया वाले। बट बाल होने चाहिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप बिल्कुल साफ हो चुका तो बाल नहीं आने वाले। अगर बाल हैं बट छोटे हैं, कमजोर हैं और दिख रहा है, सिर दिखने लग गया हल्का हल्का, तो उस बंदे के वापस वही घने बाल वापस आ जाएंगे जो थे, ठीक है। 4 महीने का ट्रीटमेंट है। पहले महीने डाउन होते हैं बाल, ऐसे लगेगा ज्यादा गिर रहे हैं, और उसके बाद में बाल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, साइड इफेक्ट नहीं है एक्चुअल में, मतलब इसको दाढ़ी वगैरह पर लगाओगे, लड़कियां अगर लगाती हैं तो उनके दाढ़ी आ जाती है, ठीक है। तो दाढ़ी पे मत लाने दीजिए, ये ध्यान रखना। सर लड़कों को उसके रिकमेंड अलावा करेंगे। लड़कों को रिकमेंडेड है 100%, लड़कियां भी लगा सकती हैं, बस नीचे ऐसे टप के नीचे ना गिरे। लेकिन दूसरा एक और साइड इफेक्ट इसका बताता हूँ, मतलब इफेक्ट बताता हूँ। इसको एक बार यूज किया तो ये परमानेंट इलाज नहीं है, सीधी बात। ये क्या है कि आपके बालों को न्यूट्रिशन देता है। ये क्या करता है मुझे नहीं पता साइंटिफिकली, लेकिन अगर आपने इसको छोड़ दिया तो 3-4 महीने में फिर से आप बाल होना शुरू हो जाओगे, फिर से बाल कमजोर होना शुरू, ये तो लाइफ टाइम लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है, लाइफ टाइम का मतलब ये कि आप शुरू में जैसे 2 टाइम लगा रहे हैं, बाद में 1 टाइम कर दीजिए, और उसके बाद जब आपको ठीक ग्रोथ दिख रही है, ठीक आपके हेल्दी बाल हैं, तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन कर दीजिए। मतलब 1/4 रह गया सिर्फ यार, है ना। तो इजी है, बढ़िया चीज है, इसको जरूर बताइएगा। और ये पॉसिबल है, पर डॉक्टर इस पे रिसर्च पता नहीं क्यों नहीं कर रहे कि ऐसी क्या चीज है इसमें जो ये बाल लेके आती है, ठीक है। तो रिसर्च जरूर सर होनी चाहिए। आपने ट्राई किया है? हाँ बेटा, मैंने ट्राई तो अभी नहीं किया, लेकिन मैंने इसके ऊपर रिसर्च बहुत की है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको यूज करके देखेंगे। मेरा मूड है कि मैं इसको यूज कुछ मिला? अरे यूज करूंगा ना, अभी नहीं, अभी कर नहीं रहा हूँ। जब करूंगा तो आपको पता लग जाएगा 3-4 महीने में। चिंता मत करो, ये यहाँ बाल आ जाएंगे, देखो बाल दिख रहे होंगे ना आपको, जो बड़े हो जाएंगे बस, ठीक है। अंदर का फिर स्किन नजर नहीं आएगी, बस इतना सा काम होगा। सर ये एक्सट्रैक्ट करना पड़ जाएगा? बस करो, अब ये बायो की क्लास नहीं लगा रहे, हम आगे बढ़ते हैं। सर बताओ ना सर। सर एक्सट्रैक्ट क्या? करना पड़ता है या फिर सर मिलता है ये दुकान अरे पे? बना बनाया मिलता है, बना बनाया मिनोक्सीडिल। आप YouTube पे सर्च करो मिनोक्सीडिल 5% सॉल्यूशन, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे YouTube पे। इसके अलावा डॉक्टर के पास जाके 5% सॉल्यूशन? हाँ, किसी दवाई 5% मत लिखो, सिर्फ मिनोक्सीडिल लिख दो यार, बात ही खत्म। मिनोक्सीडिल फॉर हेयर, बस, ठीक है। किसी डॉक्टर से, किसी मेडिसिन वाले से पूछोगे, उसके पास भी मिल जाएगा, सबके पास है ये। मतलब मोस्ट ऑफ द, ऐसा नहीं कि किसी गली की नुक्कड़ पे आप बोलो मिनोक्सीडिल, उसको पता ही ना हो, ठीक है। मतलब जो दवाई वाले ऐसे बंदे हैं जो थोड़े से फेमस है और इस तरह की दवाइयाँ मतलब सारी वैरायटी रखते हैं, उनके पास पक्का मिलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, पहले केमिस्ट्री कर लेते हैं, ठीक है। फिर बाल उगा लेना आप लोग। अभी आप लोगों के गए नहीं है, मेरे गए हुए हैं। पूछना मुझे चाहिए, पूछ आप लोग इतने इंटरेस्ट से रहे हो जैसे सबके बाल उड़े हुए है ना। चलो भाई, तो ग्रेफाइट होता है। अब रोम्बिक क्लोरीन, सल्फर जो है वो रोम्बिक वाली फॉर्म को क्या माना गया है, सल्फर रोम्बिक और
दो तीन अलग अलग फॉर्म्स में इसके भी एलोट्रोप्स हैं, तो उसमें रोम्बिक वाली को क्या माना गया, +2 में हम इसको करेंगे सॉलिड के अंदर कि कौन कौन सी फॉर्म कैसे होती है, अभी नहीं। तो यहाँ रोम्बिक वाली को क्या माना है, स्टैंडर्ड। क्लोरीन, क्लोरीन गैस की फॉर्म में स्टैंडर्ड माना है, याद रख लेना, सॉलिड नहीं, Cl2 गैस। ब्रोमीन को ब्रोमीन लिक्विड की तरह माना है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, याद रख लेना, मैंने इसमें इंपोर्टेंट मार्क कर रखा है। नाइट्रोजन गैस में होता है। आयोडीन सॉलिड में माना गया है, आयोडीन अगर गैस है तो वो स्टैंडर्ड नहीं है। ऑक्सीजन गैस में है, उस पर इंपोर्टेंट लगा रखा है, ध्यान रख लेना। फिर हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, यस सबको ये क्लियर हो गया। फॉस्फोरस व्हाइट वाले को, एक येलो फॉस्फोरस भी होता है, व्हाइट वाले को स्टैंडर्ड माना है, क्लियर है भाई। रेड फॉस्फोरस इज आयोडीन मोर स्टेबल देन व्हाइट फॉस्फोरस। देखो रेड वाला व्हाइट से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हमने व्हाइट को स्टैंडर्ड माना है। अब ये साइंटिस्टों पे डिपेंड करता है ना, ठीक है, स्टेबिलिटी का चक्कर है ही। हाँ बेटा क्या बोल रहे हो आप? सर आयोडीन तो गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किसने कहा, गलत। आयोडीन सॉलिड होता, देखा नहीं आपने कभी आयोडीन, है ना, मैंने आयोडीन देख रखा है, गोल गोल गोलियां देख रखी हैं आयोडीन की पैलेट लैब में। कभी लैब में जाया करो, ठीक है, टीचर को कहा करो यस सर। लैब लेके जाए कभी, हमें कुछ तो दिखा दो, हमें पता ही नहीं है कि आयोडीन गैस होता है कि सॉलिड। ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है, याद रखना। ब्रोमीन वाटर, इसकी बहुत गंदी स्मेल होती है, इसके वेपर बहुत गंदे होते हैं, येलो से कलर के वेपर होते हैं, और साथ में कार्सिनोजेनिक होते हैं, लंग्स कैंसर फैलाते हैं, फेफड़ों का कैंसर। समझ में आई बात? इसके वेपर सूंघते रहो लगातार तो फेफड़ों का कैंसर होने का खतरा होता है। जो लोग लैब में बैठते हैं और वो ब्रोमीन वाटर बोल देते हैं जनरली, ब्रोमीन को लिक्विड को लगातार सूंघते रहते हैं, तो उनको खतरा होता है लंग सर कैंसर। उससे पॉइजनस गैसेस निकलती है। अरे ये खुद पॉइजनस है, इससे थोड़ा निकलेंगे, ये खुद गैस फॉर्म में वेपर उड़ते हैं इसके, जैसे पानी नहीं उड़ता हवा में, यस वैसे ब्रोमीन लिक्विड हवा में उड़ता है, इसके वेपर उड़ते रहते हैं, येलो कलर के वेपर उड़ते रहते हैं, क्लियर है। बहुत गंदी Yes. स्मेल होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है, और ऊपर से कार्सिनोजेनिक। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्लोरीन, अब देखो स्टैंडर्ड एंथैल्पी को हम ऐसे दिखाते हैं, डेल्टा एच, और ये नेगेटिव का साइन ऐसे कुछ करके, ठीक है, डेल्टा एच ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी का सिंबल है। और स्टैंडर्ड एंथैल्पी क्लोरीन की Cl2 गैस है तो 0, हाइड्रोजन गैस 0, ऑक्सीजन गैस 0, ब्रोमीन लिक्विड 0, और आयोडीन सॉलिड 0। जो भी सॉलिड फॉर्म में होता है, और सॉरी सॉलिड कह रहा हूं, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है उनकी एंथैल्पी क्या होती है, 0 होती है। याद रहेगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी उनकी 0 मानी जाती है, होती उठती तो पता नहीं है, लेकिन मानी जाती है। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? स्टैंडर्ड एंथैल्पी को डिफाइन कैसे करेंगे? इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी जो हमने पीछे एग्जांपल्स लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रखे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में जनरली अगर कोई गैस है तो उसके लिए हम लेते होते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर 298 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, और गैस जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाती है। टेम्परेचर और प्रेशर को स्टैंडर्डाइज कर दो, बस गैस स्टैंडर्डाइज होगी। क्लियर है? सर ये सब 0 क्यों होते हैं, इनकी वैल्यू? माने जाते हैं बेटा, माने जाते हैं। उसके Okay. बाद में अगर इनसे कुछ बनाते हो तो फिर इसकी एनर्जी घट रही है या बढ़ रही है, इस हिसाब से हम उनका फिर कैलकुलेशन देते हैं, माने जाते हैं 0। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके सर। ठीक है, ऐसा आगे देखो भाई, 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन और 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर हम जनरली किसी रिएक्शन को यहाँ करवाते हैं, और यही उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन HCl बनाता है, HCl गैस है, ठीक है। तो भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या निकलेगी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मतलब जितने भी प्रोडक्ट थे, ठीक है, और जितने भी रिएक्टेंट है, और ये ए लिख रखा है एक्टिविटी के लिए, नहीं ए मतलब उसका वो मल्टीपल हो सकता है जो भी है, ठीक है, और एम मतलब मोलैरिटी के लिए लिख रखा है इन्होंने, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, सीधी सी बात है। एच एम इज द मोलर एंथैल्पी ऑफ द, तो ये मोलर एंथैल्पी है 1 मोल के लिए। ए और बी आर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे रिएक्शन में ये 1/2 है, 1/2 है, तो ये 1/2 है, ए और बी। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? यस बेटा, सब सो गए क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है, फॉर्मेशन की एंथैल्पी क्या होगी, HCl को फॉर्म करने की एंथैल्पी क्या होने वाली है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी जितनी भी है -0। क्यों 0 कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन और क्लोरीन की एंथैल्पी जो है वो 0 होती है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, तो उनको 0 कर दिया। प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को घटा दिया, रिएक्टेंट पे 0। तो फॉर्मेशन ऑफ HCl जो है वो जो HCl की स्टैंडर्ड एंथैल्पी है वो फॉर्मेशन ऑफ HCl की स्टैंडर्ड एंथैल्पी,
जब फॉर्मेशन करते हैं HCl को तो वो जो एनर्जी होती है वही HCl की एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी के लिए वो 0 के ऊपर माइनस लगाते हैं, याद रख लेना। क्लियर है बेटा ये? हाँ भाई, Yes, sir. आगे देखिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की अब डेफिनेशन दे रखी है। इट इन्वॉल्व द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 मोल, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड फॉर्म्ड बाय इट्स एलिमेंट्स, वो अपने एलिमेंट से मिलकर बना है इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। वो जो एलिमेंट उसके स्टैंडर्ड स्टेट में थे, जो हमने याद की थी एलिमेंट्स की स्टैंडर्ड स्टेट, अगर वो उससे मिलकर बन रहा है तो उसको हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं, अगर वो 1 मोल बन रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर वही कहानी है। तो देखिए अब जरा, इट इज यूजुअली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैन बी गिवन नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव हो सकती है, ऑब्वियस है, हमें हमने दी एनर्जी या हमें मिल रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कार्बन ग्रेफाइट, इसने बोला ना ग्रेफाइट स्टैंडर्ड स्टेट होती है। हाइड्रोजन गैस बिल्कुल स्टैंडर्ड है। CH4 बन रहा है तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 क्या होगी भाई, इन दोनों की रिएक्ट की तो 0 होगी, तो ये प्रोडक्ट की जितनी भी है फॉर्मेशन ऑफ CH4 जो है वही उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी। फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन की जो एंथैल्पी है CH4 में, मीथेन में, वही उसकी क्या होगी, CH4 की स्टैंडर्ड एंथैल्पी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी तो 0 है। ये समझ में आ गया? बेहतर आ गया। अब आगे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन और आयोडीन को मिला रखा है। आयोडीन सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, दोनों स्टैंडर्ड स्टेट में HI गैस बना रखा है। बिल्कुल ठीक है, ये भी ये बन रहा है। अब ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी इसकी, क्योंकि इन दोनों की 0 है तो इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी वही होगी। तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी बन रही है 25.92 किलोजूल पर मोल। अब एक ध्यान देने वाली बात, अगर मैं इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, H2I2 2HI बन गया, 2 मोल। यस क्लियर है, वहां 1 मोल बन रहा था, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डबल हो जाएगी भाई, ध्यान रख लेना। इसलिए बैलेंस्ड इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की ऑफ एनी क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो बैलेंस्ड इक्वेशन ही सबसे पहले लिखनी होगी आपको, उसके कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी अभी तक। जहां पे भी बात करते हैं हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन की बात की जाती है। तो सोच लो, बैलेंसिंग है कुछ नहीं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर बैलेंसिंग करना भूल गए क्वेश्चन की ड्यूरिंग, पूरे क्वेश्चन का सत्यानाश आप कर चुके होंगे। यस क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, तो ये डबल हो जाएगी, यानी कि इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो सकती है, जो आपको सर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन याद करना पड़ता। नहीं याद नहीं करना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, वो तो आपको ये देखने होते हैं रिएक्टेंट्स, ये याद नहीं करना है, ये बस एक बार गो थ्रू होना है, देख लो कि कितना कितना होता है। ठीक है, ये माइनस है इसका मतलब हमें मिल रही है, ये प्लस है इसका मतलब हम दे रहे हैं, ऐसी चीजें देख लो। क्लियर है? समझ में आ गया होगा, है ना? हाइड्रोजन और आयोडीन स्टैंडर्ड स्टेट में है तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी बनेगी HI की। बस इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन C से मेजर करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, डेल्टा CH। डेल्टा CH के अंदर क्या होने वाला है भाई, अब CH4 और O2 ये दोनों को मिलाएंगे तो CH4 स्टैंडर्ड एंथैल्पी थी, ये CH4 कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी, जो भी इसकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी है, प्लस ऑक्सीजन, इसकी तो 0 है। ठीक है, प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो यहाँ एंथैल्पी ऑफ कंबशन, अब ध्यान देना इसने कंबशन क्यों कहा, एक्चुअल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर किसी चीज को आग लगाई जाती है तो उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट इवॉल्व होती है हमेशा, कंबशन में हमेशा हीट इवॉल्व होगी, हमें पता ही है कंबशन के अंदर। तो यहाँ हमें 212 किलो कैलोरी पर मोल मिल रहा है, बस ये होगी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी को जलाना, ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हो तो इसकी एंथैल्पी आ रही है 94 किलो कैलोरी पर मोल। यस क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. आगे देखते हैं, हीट ऑफ डिसोसिएशन। अब डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज 2 हिस्सों में टूट रही है, दैट इज डिसोसिएशन। हाइड्रोजन 2 हिस्सों में टूट के 2 हाइड्रोजन के एटम बना रही है, कार्बन 2 हिस्सों में टूट के गैस है, ये ध्यान रखना, और ये कार्बन गैस बना रहा है, तो इसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कह लो या डिसोसिएशन हीट कह लो, एक ही बात है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं। एच मतलब एंथैल्पी, क्यों बोल रहे हैं बार बार एंथैल्पी? अब एंथैल्पी और हीट में डिफरेंस समझ में आ गया ना, पतीले वाली हीट होती है एंथैल्पी, पतीले वाली हीट, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन यहाँ पर हमारे पास गैस फॉर्म में आगे बॉन्ड तोड़ दिया, 80 किलो कैलोरी पर मोल, 103 किलो कैलोरी पर मोल ये मिलेगी। तो हीट ऑफ डिसोसिएशन हमेशा पॉजिटिव होगी कि नहीं, बताओ? हमें ही देनी पड़ेगी, ब्रेक डाउन अपने आप तो होने से रहा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होती है। हाइड्रोजन को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, दैट इज इट। आगे बढ़ते हैं,
देखिए हीट ऑफ फेस चेंज की हीट कौन सी होती है? वाटर है सॉलिड में, ठीक है, मतलब आइस है, 0 डिग्री पर होता है, लिक्विड बना दिया, आइस से हमने इसको लिक्विड बना दिया, क्या होगा? इसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी बोलते हैं, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, एनर्जी देनी पड़ेगी 6 किलो जूल पर मोल। 1 मोल आइस को पानी में बदलने के लिए 6 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। 1 मोल बोले तो वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18 ग्राम। 18 ग्राम पानी को अगर आप सॉलिड है, 18 ग्राम आपके पास बर्फ का क्यूब है, अगर आप उसे लिक्विड बनाना चाहते हो तो 6 किलो कैलोरी 6 किलो जूल 6 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। समझ में आ गया भाई? और वो भी टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफाई कर रखे हैं 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। ऑब्वियस है 0 पर ही दोगे आप, लिक्विड बनाना चाहते हो तो उसको आइस से। प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा बढ़ गया तो भैया एंथैल्पी भी बदल जाती है, ये कंडीशन याद रखना। कम से कम इस चीज को याद रख सकते हो आप लोग, ये दोनों तीनों चीजें, है ना, 2 चीजें तो याद रहेंगी आपको। वाटर लिक्विड से गैस बन सर रहा है सारी तो याद करनी है नहीं सिर्फ पहले सर, दोनों। जितनी भी एंथैल्पी है मैं दे रखी हूँ। एंथैल्पी याद कर लेना पहले दोनों की जरूर, सिर्फ पहले दोनों एग्जांपल्स में, बाकी किसी की नहीं याद करनी, बस गो थ्रू हो जाओ। इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, आपको बाद में भी काम आएंगे कहीं ना कहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इसमें एंथैल्पी मिल ही जाएगी, नो वरी। आगे देखिए बेटा, वाटर लिक्विड से गैस बना रहे हो तो 100 डिग्री पर बॉईल होता है, तो यानी टेम्परेचर 100 डिग्री होना चाहिए। वेपोराइजेशन एंथैल्पी 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी अगर हवा में उड़ाना चाहते हो, 1 मोल 18 ग्राम पानी को उड़ने में 40.8 किलो जूल पर मोल लगता है, मतलब 18 ग्राम पानी को 40.8 किलो जूल एनर्जी लगेगी हवा में उड़ाने के लिए। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो 100 से कम है तो ज्यादा लगेगी, पहले उसको 100 पे लेके आओ। यस, क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से गैस बनाना चाहते हो, सॉलिड से सीधा गैस बनती है, तो ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन नहीं है, फ्यूजन भी नहीं है। फ्यूजन का मतलब है सॉलिड से लिक्विड बनना, वेपोराइजेशन लिक्विड से गैस बनना। सॉलिड से सीधा गैस बनती है कोई चीज, या गैस से सॉलिड बनती है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इस प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। यस, क्लियर है? यस सर। सब्लिमेशन, यस सर। तो सब्लिमेशन की यस एंथैल्पी सॉलिड से गैस बन रहा है, 108 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड से गैस बनने के लिए, और 198 केल्विन पर ये सॉलिड होती है भाई, बहुत नीचे लो लेवल पर, -78 डिग्री सेल्सियस होता है वो, 195 किलो केल्विन, -78 डिग्री सेल्सियस पर उसको 108 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए। आपको लगेगा इसको तो कुछ ज्यादा ही एनर्जी चाहिए, बट इसका टेम्परेचर ऑलरेडी कम है, ये हमारे रूम टेम्परेचर में तो पहले से गैस होती है, इससे कहीं ज्यादा एनर्जी मिल जाती है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। यस, क्लियर है बेटा? तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू गैस डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है, गैस टू सॉलिड डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है, ठीक है। और टेम्परेचर को केल्विन में बदलना है डिग्री सेल्सियस को, तो जस्ट 273 डिग्री सेल्सियस में जोड़ दीजिए। समझ में आ गया होगा नीचे जो लिखा हुआ है ना? यस सर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब जरा। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ये हम कर चुके हैं। मेल्ट करेंगे तो फ्यूजन होता है, वेपर बनाएंगे तो वेपोराइजेशन है, और सब्लिमेट का मतलब है सॉलिड से सीधा गैस या गैस से सीधा सॉलिड, दैट इज सब्लिमेट। क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़ते हैं। हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब एटोमाइजेशन की हीट क्या होती है, देखिए जरा एटोमाइजेशन की हीट क्या है। एटोमाइजेशन का मतलब एटम बनाना, सोडियम सॉलिड था, गैस बना दिया मैंने, और हर एक एटम को अलग कर दिया, तो ये क्या हो गया? एटोमाइजेशन एंथैल्पी 108 किलो जूल पर मोल। जस्ट पढ़ लेना इसको, ठीक है। और फिर फर्दर हाइड्रोजन गैस है, इसको एटम बना दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी है, ध्यान देना, पीछे हमने हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा था, यहाँ भी बॉन्ड ही तोड़ रहे हैं, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और एटोमाइजेशन एंथैल्पी कुछ मॉलिक्यूल्स में सेम होती है, जैसे कि हाइड्रोजन में, सोडियम में नहीं है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, क्योंकि इसमें तो बॉन्ड टूट नहीं रहा, इसमें मेटालिक बॉन्ड होता है वैसे, लेकिन ये सॉलिड से गैस बन रहा है, तो यहाँ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की जगह इसको एटोमाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे, क्योंकि ये एटम बन रहा है। क्लियर है बेटा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को भी कितना किलो कैलोरी मिलती है, किलो जूल मिलती है। CH4 को अगर हम गैस कार्बन और गैस हाइड्रोजन बनाते हैं, ये भी एटोमाइजेशन है, हमने सबको एटम बना दिया। यस, 1665 किलो जूल पर मोल। हाँ भाई, क्लियर है ये चीजें? यस सर क्लियर है। आगे देखिए, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए दैट इज एटम, एक एटम हो, सिंगल एटम,
ठीक है, इन सॉलिड फेज में एटोमाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड सब्लिमेशन। क्यों? कोई चीज सॉलिड है, सॉलिड से एटम बना रहे हो तो वो गैस बन जाएगा, एटम बनाओगे तो वो गैस होगा, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। यस, एटोमाइजेशन को ही सब्लिमेशन बोलेंगे। समझ में आ गया? यस सर। अब उसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो तो उसको बॉन्ड एंथैल्पी बोलेंगे, ये तो मैं बता चुका हूँ, जैसे हाइड्रोजन के केस में होता है। तो एटोमाइजेशन एनर्जी ही बॉन्ड एंथैल्पी होती है डाई एटॉमिक के केस में। मोनो एटॉमिक सिंगल एटम है तो उसको सब्लिमेशन बोलेंगे। पॉली एटॉमिक के केस में इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड टू फॉर्म गैसेस एटम। सारे बॉन्ड को तोड़ने वाली एनर्जी है, तो इसको हम बॉन्ड एनर्जी नहीं बोल सकते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? वैसे बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो बट ऑल द बॉन्ड्स विल बी ब्रेक डाउन। हाँ भाई, क्लियर है सबको? Yes, sir. आगे देखिए, Yes, sir. एवरेज हीट या मीन हीट भी बोल देते हैं इसको। व्हाट इज दैट? एवरेज या मीन हीट। तो देखिए, मीन और बॉन्ड एंथैल्पी, इट इज एवरेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैंने आगे बता रखा है कि हाँ ये आगे है। ठीक है, जैसे मान लीजिए CH4 है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन टूट गया। अब आपको लगेगा तो सिंपल था, है ना, टोटल एनर्जी बता दी। अब एवरेज कैसे निकालते हैं देखिए जरा। पहले CH4 था, एक हाइड्रोजन टूटा, कुछ बॉन्ड एंथैल्पी निकली। कितनी निकली? मान लो वो H1 थी। पहला हाइड्रोजन निकालना मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अब CH3 में से एक हाइड्रोजन और निकालना चाहोगे, अब ये मुश्किल है ना, उसके तो 2 घट रहे हैं अब। यस और नॉट? सर मुश्किल है सर बहुत। तो इसका मतलब अब ये H2 एनर्जी H1 से ज्यादा होगी, सिंपल। फिर तीसरा निकाल रहे हो, और भी ज्यादा एनर्जी होगी। अब देखिए जरा, चौथा हाइड्रोजन निकाल रहे हो, ये आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब कार्बन प्योर फॉर्म में स्टेबल है। यस, तो ये फोर्थ वाली एनर्जी कम हो जाएगी, शायद पहले से भी कम हो जाए। पहली ज्यादा, दूसरी उससे ज्यादा, तीसरी उससे ज्यादा, चौथी सबसे कम। तो यानी कि हर बॉन्ड की एंथैल्पी अलग अलग है भाई। तो क्या करें? एवरेज निकालो। बॉन्ड तो वही कार्बन के हाइड्रोजन के साथ 4 ही है ना, बात तो सिर्फ 4 ही बॉन्ड की हो रही है। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। तो सीधा सीधा एवरेज निकाल लो, सबको जोड़ के, चारों की अलग अलग एनर्जी, इन सबको जोड़ दो, 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा। इसी को एवरेज या मीन बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं। तो हियर बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H1, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H3, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H4, मीन बॉन्ड एंथैल्पी सबका 1/4। दैट्स इट। यस, क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, तो मीन का मतलब पता लग गया। अब बात आती है लैटिस एंथैल्पी की। व्हाट इज लैटिस? पहले तो लैटिस क्या होता है भाई? क्रिस्टल लैटिस भी बोल देते हैं इसको, लैटिस भी बोल देते हैं। ये जैसे NaCl है, कोई भी जो अच्छे वाले सॉलिड होते हैं जिनका स्ट्रक्चर परफेक्ट होता है, अंदर वाला, बाहर वाला नहीं। बाहर से आपको कैसा दिख रहा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम क्रिस्टल बात बोलते हैं तो हमें लगता है बहुत ही बढ़िया चीज होगी, कोई परफेक्ट होगी। ऐसा कुछ नहीं है। बाहर से हो सकता है आपको गंदा सा नजर आए, और हो सकता है बाहर से बहुत साफ सुथरा नजर आए, लेकिन वो परफेक्ट क्रिस्टल ना हो। ठीक है, वो आपको +2 में सही तरीके से समझ में आएगा वो है क्या चीज, जब सॉलिड करेंगे। तो लैटिस एंथैल्पी का मतलब क्या है? जनरली परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल के लिए ये यूज होता है। ठीक है, आयनिक क्रिस्टल मतलब परफेक्ट सॉलिड है कोई, ठीक है, आयन बना रहा है, तो यानी कि NaCl है। NaCl क्या करता है? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाता है। तो NaCl सॉलिड को उसके आयन फॉर्म में तोड़ने के लिए, वो भी गैस में, सॉलिड से गैस में पहुंच गए, और इसके आयंस को गैस फॉर्म में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसको लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। यस, क्लियर हुआ सबको लैटिस एंथैल्पी क्या है? आयनिक सॉलिड्स को, जो परफेक्ट आयनिक सॉलिड है, मतलब प्योर, जिनका स्ट्रक्चर अंदर से बिल्कुल परफेक्ट होता है। कैसे पता लगता है? जितने भी छोटे मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे परफेक्ट सॉलिड बनाते हैं, अगर उनका सॉलिड बनाया जाए तो। जितने भी छोटे हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक पॉलीमर्स। पॉलीमर मतलब जैसे पॉलीथीन होता है, बहुत सारे कार्बन एक दूसरे के साथ लंबी चेन बनाते हैं, कितनी लंबी, हजारों मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हैं ये परफेक्ट सॉलिड नहीं बनाते, इनका अंदर का स्ट्रक्चर परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो जो एक लंबी सारी लाइन है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है कहीं ना कहीं, इस वजह से वो परफेक्ट नहीं होते। तो जितने भी छोटे मॉलिक्यूल हैं सारे परफेक्ट सॉलिड होते हैं, सबको लैटिस बोल सकते हैं, सबको क्रिस्टल बोल सकते हैं, सबको क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं। यस, समझ में आया क्या होती है ये बला? Yes, sir. अब सारे सॉलिड को बोल सकते हैं, लेकिन फिर लैटिस एनर्जी किसको बोलेंगे भाई? लैटिस एनर्जी उसको बोलेंगे जो आयनिक सॉलिड का केस है, स्पेशली आयनिक सॉलिड। NaCl छोटा मॉलिक्यूल है, 2 ही एटम से मिलकर जुड़ा हुआ है, 2 या 4 या 5 इतने एटम से जो भी मॉलिक्यूल मिलते हैं वो सब परफेक्ट सॉलिड होते हैं। ठीक है, उनको लैटिस, उनका लैटिस बोल सकते हैं, उनको क्रिस्टल लैटिस बोल सकते हैं, क्रिस्टल बोल सकते हैं।
तो उसको आयन की फॉर्म में तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं, समझ में आ गया होगा, लैटिस एंथैल्पी। अब इसका रिवर्स करूं, गैस में सोडियम है, गैस में क्लोरीन नेगेटिव है, दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो जितनी एनर्जी मेरे को देनी पड़ी थी इनको तोड़ने के लिए उतनी मेरे को वापस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ भाई। हाँ Yes, sir. वापस मिल जाएगी ना उतनी। ये भी लैटिस एंथैल्पी है, यानी कि सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव जब भी आपस में जुड़ते हैं गैस फॉर्म से और सॉलिड बनाते हैं तो जितनी एनर्जी हमें वापस देते हैं उसको भी लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। या फिर NaCl सॉलिड को जब तोड़ते हैं इसके आयनिक फॉर्म में तो जितनी एनर्जी हम देते हैं, पॉजिटिव हम दे रहे हैं पॉजिटिव, वो लैटिस एंथैल्पी है। या फिर जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये हमें जितनी एनर्जी देंगे नेगेटिव हमें मिल रही है तो वो नेगेटिव हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। लेकिन एनर्जी तो अमाउंट तो सेम ही रहेगा ना, 787 रहेगा, है ना, 787 किलो जूल पर मोल। यहाँ 786 होता तो सही था ना। अब इसको आप याद रख सकते हो, नमक को तोड़ने के लिए 786 से 1 ही किलो जूल पर मोल एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, लैटिस एंथैल्पी ऑफ नमक। यस क्लियर है भाई। Yes, sir. बहुत से लोग 786 को अपना लकी नंबर मानते हैं ना, ठीक है। खैर हर जगह पर हर तरह के अपने अपने लकी नंबर्स होते हैं सबके, ठीक है। अब पता नहीं वो लकी होते भी कि नहीं, पर हमारे परसेप्शंस है। हाइड्रेशन एंथैल्पी देखिए भाई, हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, सोडियम Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। यहाँ मैंने परफेक्ट सॉलिड के बारे में बता रखा है कि क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल या लैटिस बोल देते हैं। और इम्परफेक्ट सॉलिड क्या होंगे, देखिए लंबी चेन है ये दूसरी भी लंबी चेन है और ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो ये टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो ये इम्परफेक्ट सॉलिड है। यस क्लियर है बेटा। अब यहाँ पर देखिए सोडियम, जब सोडियम गैस फॉर्म में है और क्लोरीन गैस फॉर्म में है, NaCl था ये, और मैंने इसको पानी में घोल दिया तो ये एक्वस बन गया, मतलब सोडियम को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया, क्लोरीन को भी चारों तरफ से पानी ने घेर लिया। याद है आपको वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, Yes, sir. वही वाला डायग्राम, वही सेम मैंने वहां भी बनाया था कि पानी में नमक कैसे घुलता है। तो जब पानी में नमक घुल रहा होता है, पानी उसको चारों तरफ से घेर रहा होता है, उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। क्यों प्रतीक बेटा माइक ऑफ रखिए। उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्यों रिलीज होती है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जब भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, सिस्टम की एनर्जी डाउन होती है। तो वो जो एनर्जी हमें मिलती है जब ये पानी में घुलते हैं, जब पानी चारों तरफ इनके जुड़ता है तो पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्शन होती है, और उस टाइम पे जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। हाइड्रा मतलब वाटर, एक्वा मतलब वाटर। कुछ नहीं दे रखा सोलवेंट, इसका मतलब सोलवेंट पानी है, और अगर दे रखा है तो वही है, और अगर हाइड्रा लिखा है तो भी पानी, एक्वा लिखा है तो भी पानी। यस क्लियर है। Yes, sir. और ये देखिए हाइड्रेशन एंथैल्पी कितनी होती है, 783 किलो जूल पर मोल, लगभग 87 के बराबर ही है। समझ में आ रही है, ये हमें मिलती है, हमें जब पानी में घुलता है, मतलब इतने पहले तो उसको तोड़ा और फिर तोड़ने के बाद वापस एनर्जी मिली, कुछ ऐसा होता है, तो लगभग बराबर ही मिलेगी, वरना वो टूटेगा क्यों। ठीक है समझ में आ गया अभी सबको। अब मैंने ये दिखा रखा है सोडियम को चारों तरफ से पानी कैसे घेर रहा है, ठीक है, ये एक्वस सोडियम बन गया, और सेम क्लोरीन को चारों तरफ से पानी कैसे घेर रहा है, और ये हम वंडरवाल फोर्सेस में कर चुके हैं, तो इसको मैं डिस्कस नहीं करने वाला। समझ में आ गया होगा सबको, डायग्राम देख के याद आ गया होगा। कौन सी फोर्सेस में, आयन डाइपोल फोर्स, दिस इज आयन, दिस इज परमानेंट डाइपोल, आयन डाइपोल फोर्स का एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की हीट क्या होती है, जब सॉल्यूशन में कोई चीज घुलती है, वही हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वही सॉल्यूशन एंथैल्पी है। क्यों, क्योंकि वो भी तो सॉल्यूशन बना रहा है ना, एक्वा सॉल्यूशन। लेकिन अगर हाइड्रेशन की जगह सॉल्वेंट कोई और हो, तो अमोनिया सॉल्वेंट ले लेता हूं मैं, तो उसको हम सॉल्वेशन एंथैल्पी बोलेंगे, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन। क्लियर है, मतलब वही चीज है, बस पानी है तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी नहीं हाइड्रेशन एंथैल्पी बोल देंगे, वरना सोल्वेशन बोलते हैं, सॉल्यूशन की एंथैल्पी, चीज वही है। यस क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया। Yes, sir. तो सॉल्यूशन की एंथैल्पी यहाँ इन्होंने दिखा रखी है कि सॉल्यूशन की एंथैल्पी 5 किलो जूल होती है। किसकी 5 किलो जूल है, NaCl की 5 किलो जूल होती है। कैसे, देखिए जरा ध्यान देना, ये कितनी थी 787, ये कितनी है 783, कितना बचा 4, 3 7, लगभग 5 बचेगा, ये 4 गलत दे रखा है एक हिसाब से, है ना, इनकी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। हो सकता है ये 88 हो, या फिर हो सकता है ये 82 हो, है ना। तो ये लगभग 5 किलो जूल पर मोल मिलेगा। कैसे, देखो जब NaCl पानी में डाला
तो उसने इसको ऐसे तोड़ दिया, NaCl पानी में घुल जाता है ना, तो सबसे पहले तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, तो उसको पानी से वो एनर्जी ले लेगा, कितनी, इतनी एनर्जी ले लेगा। नमक जब पानी में घुलता है तो नमक पानी से इतनी एनर्जी ले लेता है। 18 ग्राम नमक को पानी के अंदर नहीं, नमक का मोलर मास तो अलग होगा, ये अलग, जितना भी कितना बनता है 53 बनता है शायद इसका, 35.5 और सोडियम 23, 58.5, ठीक है, 58.5 होता है। 58.5 ग्राम अगर आप NaCl डिसोल्व कर रहे हो, ठीक है, पानी के अंदर, तो हमें इतने किलोजूल पर मोल, इतना किलोजूल एनर्जी मिलेगी। अब ये तो तोड़ने की एनर्जी, तोड़ने के बाद में जब वो घुल जाता है, जो वो एक्वस बना देता है, तो इतनी वापस मिलती है हमें, इतनी मैंने दी, इतनी वापस मिली, मतलब मेरी जेब से कितनी लगी, उसको 82 मान लीजिए, 5 किलोजूल लगी ना मेरी जेब से, मतलब मुझे उसे सॉल्यूशन में बनाने के लिए पहले उसे तोड़ना पड़ा, पानी में उसे तोड़ा, फिर सॉल्यूशन बना दिया, तो कुल मिला के मेरी जेब से 5 किलोजूल लगी। ये समझ में आ गया भाई? मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सॉरी एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर है सबको? यस सर। अब ये देखिए, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। Q = Hp होता है, ये अब आपको पता है। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल बनाना किसी चीज को। तो देखिए HCl था, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, ये रहा HCl NaOH। HCl क्या होता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। NaOH क्या होता है? Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव होता है। जब पानी में घुल जाते हैं ये लोग, है ना, ये पानी में है, आप यहाँ पर लोड्स ऑफ पानी दिखा दीजिए, बहुत सारा है तो दिखाने की जरूरत ही नहीं, ये पानी में घुल गए। जब ये नमक बनाते हैं तो वाटर बनेगा एक, तो देखो OH और H पॉजिटिव, ये दोनों जुड़कर तो बनाएंगे वाटर, वाटर तो सोल मतलब लिक्विड बन गया। और Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये तो सॉल्यूशन में घूमते रहेंगे ना, ये जुड़ेंगे क्या? नहीं जुड़ेंगे। ये समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इसका मतलब जब हम किसी एसिड और बेस को मिलाते हैं तो न्यूट्रल बनता है। तो न्यूट्रल में क्या बनता है भाई? एक तो नमक बनता है जो तो पानी में घुला रहता है, ये तो पहले भी घुला हुआ था, अब भी घुला हुआ है, तो फर्क क्या पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो OH और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जब आपस में जुड़ते हैं और पानी बनाते हैं, इस टाइम पे एनर्जी निकलती है बहुत सारी। कितनी? OH और H पॉजिटिव जब आपस में मिलते हैं, 1 मोल अगर मिल रहे हैं तो 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी हमें देते हैं। इसीलिए जब आप एसिड में पानी मिलाते हैं तो उस टाइम पे नमक प्लस वाटर बनता है, और जो वो वाटर बनता है ना एसिड से, उसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट होता है और वो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल हमें देता है। समझ में आ गया भाई? इसी प्रोसेस को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ध्यान रखना, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है वो हमेशा 13.7 होती है अगर 100% न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है तो। मतलब अगर 1 मोल पानी बन रहा है तो हर बार इतनी एनर्जी देगा। बट कई बार क्या होता है कि ये एसिड पूरा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ना टूटे तो कुछ रह जाए, ये आधा टूट गया, ये दोनों 50% ही टूटे और बाकी का 50% ऐसे कैसे रहेगा? अब ये एसिड तो पूरा टूट जाता है, बट कुछ एसिड ऐसे हैं जो पूरे आयन में नहीं टूटते, वो सोल्यूबल नहीं होते, सिंपल ये कह लो पानी में पूरी तरह से, कुछ सोल्यूबल होते हैं। तो उनके केस में क्या होगा? तो वो 1 मोल तो नहीं बनाएंगे, फिर वाटर 1 मोल नहीं बनने वाला। 1 मोल नहीं बनेगा तो वाटर 1 मोल से कम बनेगा, कम बनेगा तो एनर्जी 13.7 किलो कैलोरी से कम आएगी। ये बात समझ में आई? यस सर। पानी 1 मोल बनाता है, कौन बनाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ही 1 मोल पानी बनाएंगे, 13.7 किलो कैलोरी पर मोल हमें एनर्जी देंगे। बट अगर कोई वीक एसिड या वीक बेस हो या दोनों ही वीक हो, तब वो पूरी तरह से 1 मोल पानी नहीं बना पाएंगे। तब क्या होगा? ठीक है, अब 1 मोल मतलब वो एक लोट में 1 मोल बनाते हैं। अगर आप 2 मोल बनाना चाहो 2 भी बना देगा और 3 भी बना देगा, और जितना अमाउंट ज्यादा लोगे, अगर मान लो मैं सारे सब्सटेंसेस 1 मोल या कह लो कि उनकी नॉर्मेलिटी के हिसाब से वो ले रहा हूँ, उनकी मोलैरिटी के हिसाब से कौन कितना बनाता है, तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ स्टोकियोमेट्रिक रिएक्शन यानी बैलेंस रिएक्शन के अंदर जितने मोल जो बनाएगा उस हिसाब से वो 1 मोल पानी बनाएगा तो इतनी देगा। अगर 2 बना रहा है तो उसका डबल कर देना, 3 बना रहा। अगर वो पूरा डिसोशिएट हो रहा था, अगर वो पूरा डिसोशिएट नहीं हो रहा, मतलब वो उसका एसिड पूरी तरह से सारा का सारा एसिड नहीं घुलता पानी में, कुछ घुल जाता, तो जो घुलेगा तो 1 मोल से कम अमाउंट देगा, डेफिनेटली कम देगा। ठीक है, तो इसलिए 13.7 किलो कैलोरी से वो एनर्जी कम होगी। यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटा, हम कहाँ पर हैं अभी। अब आगे देखते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये याद है आपको 40.8 थी वो लगभग, किलो कैलोरी पर मोल है ना, किलो जूल पर मोल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपोराइजेशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा तो वेपोराइजेशन की एंथैल्पी इतनी है भाई, ठीक है,
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बता देता हूँ। एंड डेल्टा एच उसने पूछा है चेंज इन एंथैल्पी, तो डेल्टा एच इक्वल क्या होता है, इंटरनल एनर्जी, सॉरी यू पूछा है, डेल्टा एच इक्वल क्या होता है, यू प्लस पी डेल्टा वी। तो यू पूछ रहा है, उसने एच की वैल्यू दे रखी है, यू पूछा है, ये निकालेंगे हम। डेल्टा एन क्या होगा, ध्यान रखना, रिएक्शन लिख लो, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो प्रोडक्ट है 1 मोल है ना वाटर, ये समझ में आया भाई। और रिएक्टेंट तो लिक्विड है, लिक्विड के लिए तो 0 होगा क्योंकि उसको तो काउंट ही नहीं करेंगे, उसके नंबर ऑफ मोल तो 0 है। समझ में आया? Yes, sir. तो इस तरह से डेल्टा एन इक्वल 1 - 1 यानी डेल्टा एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो डेल्टा एन 1 हो गया। एन की वैल्यू आर की वैल्यू हमें पता है, और टी टेम्परेचर दिया हुआ उसने 100 डिग्री सेल्सियस दिया, तो 373 केल्विन हो गया। दैट्स इट। यस, क्लियर है सबको? वैल्यूज भरो, डेल्टा यू की वैल्यू निकाल लो, दैट्स इट। हाँ भाई, समझ में आ गया? यस सर, आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा, बस इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, किसी को अब डाउट है तो डाउट बताइए। समझ में आया भी आज का लेक्चर क्या था और कैसे